नमस्कार। सेहत की चौपाल के नए अंक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कॉमन डिजीज़ के बारे में जिसने हिंदुस्तान की लगभग 20% पॉपुलेशन को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। 20% से मतलब आप ये समझिए मोटे मोटे अंदाज में कि हर 5 व्यक्तियों में एक व्यक्ति डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस डिजीज़ से पीड़ित मिलेगा आपको। शिकायत क्या होती है इसमें? पेट दर्द, कभी पेट दर्द, कभी कब्ज़, कभी लूज मोशंस, डायरिया, कभी जी मालिश, उल्टी। ये सारी परेशानियां जो हैं आदमी को परेशान करती रहती हैं। आदमी डॉक्टर्स के पास जाता रहता है। 10 दिन एक डॉक्टर ट्रीटमेंट किया, 15 दिन एक डॉक्टर ट्रीटमेंट किया। डॉक्टर ने जो इन्वेस्टिगेशंस लिखे वो सारे इन्वेस्टिगेशंस कराए और रिपोर्ट आती है नॉर्मल, टोटल नॉर्मल। जरा कल्पना करके देखिए, जो आदमी खुद परेशान हो एक्चुअल में और सारे इन्वेस्टिगेशन कराए, एक से बड़े बड़े डॉक्टर से दिखाए और उसकी डिजीज़ की रिपोर्ट जो है वो सारी नॉर्मल आए, क्या हाल होता हो, कितना परेशान होता होगा। इसी के विषय में हम आज बात करेंगे। जिस हम डिजीज की बात कर रहे हैं उसका नाम है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। बहुत सुना होगा आपने। इसी के बारे में आज विस्तार से बात करेंगे, कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मैं ठीक करने की बात नहीं कर रहा हूँ, कंट्रोल में रहना। बहुत सारी बीमारी ऐसी होती है जिसको कंट्रोल में रहना ही बहुत बड़ी सफलता होती है। तो हम बात करेंगे कि IBS को कैसे कंट्रोल में रखा जा सकता है। बस आपसे अनुरोध है, वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, ताकि आपको या आपके परिचितों में किसी को ये परेशानी हो तो आप ये वीडियो उसको सेंड कर दें और वो उसका पूरा लाभ उठा सके। IBS का पूरा नाम है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इससे मरीज को शिकायत होती है पेट दर्द, गैस, कब्ज, ब्लोटिंग, बार बार टॉयलेट जाने की शिकायत होती है जो काफ़ी समय से चल रही होती है। साथ ही साथ जब वो डॉक्टर्स के पास जाता है, डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन लिखते हैं और सारी रिपोर्ट उसकी नॉर्मल होती है, परेशानी बनी रहती है। इसको आप ऐसे माने कि रिपोर्ट क्यों नॉर्मल आती है, क्योंकि आंतों में कोई जख्म तो है नहीं, कोई घाव तो है नहीं, कोई इन्फेक्शन तो है नहीं, कोई कैंसर की सेल भी नहीं आंतों में। साथ साथ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से मरीज को कभी भी कोई परमानेंट नुकसान नहीं होता है, कोई लंबा नुकसान नहीं होता है। जब इतनी सारी चीज़ें हैं तो रिपोर्ट तो नॉर्मल आएगी। और अगर रिपोर्ट में कोई चेंज आ रहा है तो यकीन मानिए कि मरीज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से नहीं, किसी सेकेंडरी डिजीज से सफर कर रहा है। मगर मरीज को परेशानी तो है। मरीज को पेट से जुड़ी शिकायतें लगातार बनी रहती हैं। मेडिकल लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं? फंक्शनल बाउल डिसऑर्डर। फंक्शनल बाउल डिसऑर्डर, हमारी बाउल्स जो है सब कुछ सही है, उसके फंक्शन में गड़बड़ है, यानी अंग ठीक है लेकिन उसका काम करने का तरीका बिगड़ा हुआ है। यह बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि IBS को लेकर सबसे ज्यादा डर यहीं से पैदा होता है कि साहब आंत में अल्सर है, गैस्ट्राइटिस है, कोई कहता मैदा कमजोर हो गया है, कोई कहता आंतों में सूजन आ गई है, कोई कहता कैंसर है। एक मेरे साथी थे, उनको कैंसर हो गया था इस तरह से। और ये बताया कि साथ साथ 2-4 एग्जाम्पल भी लोगों को देगा कि साहब ऐसे ऐसे है, इसलिए आप लापरवाही ना करें और मरीज परेशान रहता है। आइए जानते हैं कि हमारे पेट का और हमारे दिमाग का क्या कनेक्शन है। तो दोस्तों, हमारे शरीर में पेट और दिमाग सीधे जुड़े होते हैं, डायरेक्ट। इसीलिए पेट को हम सेकेंडरी ब्रेन भी कहते हैं, सेकेंड ब्रेन भी कहा जाता है। इसके लिए अक्सर आपने देखा होगा कि एग्जाम से पहले किसी को लूज मोशन आने लगते। क्यों आ रहे हैं भाई, उसका क्या संबंध है? इंटरव्यू से पहले पेट में दर्द होने लगता है। जब टेंशन ज़्यादा होता है, दिमाग तनाव होता है तो भूख नहीं लगती, भूख चली जाती। कहते हैं अरे भाई परेशान मत करो, बहुत तनाव है, इससे भूख नहीं लगती। ये सब बताते हैं दिमाग की हालत पेट से सीधे सीधे प्रभावित होती है। और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में ये थोड़ा ज़्यादा ही सेंसिटिव हो जाता है। और क्या, कुछ नहीं इसको। अब बात करते हैं किससे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आप में है तो प्लीज़ इसको चेंज कर लीजिएगा। जहाँ तक मेरा अनुभव इतने साल का, 40 साल का अनुभव है, इसमें देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा सोचने वाले लोगों में, बहुत जल्दी तनाव लेने वाले लोगों में, बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट व्यक्तित्व में कि ये साहब बिल्कुल टू द पॉइंट होना चाहिए, काम ऐसे ही होना चाहिए, कोई चेंज नहीं होना चाहिए, उनको ज़्यादा परेशानी होती है। ऑफिस में या बिजनेस में ज़्यादा लोग टेंशन रहते हैं, उन लोगों में। अनियमित दिनचर्या वालों, जिनकी दिनचर्या अनियमित है, न सोने का टाइम है न जगने का टाइम है, कोई फिक्स है, इन लोगों में परेशानी ज़्यादा देखी जाती है। एक बात और, ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की शिकायत 20 साल से 50 साल की उम्र के बीच में होती है। 50 साल के बाद अगर ये स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नहीं है, कुछ और है। तो अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिल करके पूरा इन्वेस्टिगेशन कराएं तो अवश्य कुछ ना कुछ निकलेगा, अगर 50 साल की उम्र के बाद ये शुरू हो रहा है तो। और ये महिलाओं में थोड़ा ज़्यादा ही होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। फीमेल्स ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, इसलिए उनको परेशानी ज़्यादा होती है, ज़्यादा सोचती हैं, इसलिए उनको परेशानी ज़्यादा हो सकती है। अब बात करते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के साइन सिम्टम की, लक्षणों की। तो हर व्यक्ति में उसके अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। इसमें होता है पेट दर्द, पेट में मरोड़, गैस, पेट फूलना, कब्ज, दस्त,
कभी कब्ज, कभी दस्त, रुक एक हफ्ता कब्ज है, एक हफ्ता लूज मोशन आ रहा है, एक हफ्ते कब्ज है, और इसमें सोच के बाद आराम तो मिलता है, मगर एक एहसास सा रहता है कि थोड़ी देर और बैठ लेते तो और आराम मिल जाता, मतलब कंप्लीटली आप फ्रेश होकर के नहीं आते हैं। ये तो हो गए पेट के, और पेट के बाहर के लक्षणों के बारे में बात करते हैं। उसमें थकान रहती है, नींद की कमी है, चिड़चिड़ापन रहता है, घबराहट बहुत ज़्यादा रहती है। और ख़ास बात फिर बताऊंगा कि इतनी सब कुछ परेशानियों के बाद सारे इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट नॉर्मल ही रहती है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की बीमारी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, IBS-C, IBS-D और IBS-M। C फॉर कॉन्स्टिपेशन, D फॉर डायरिया, M फॉर मिक्स। तो जो IBS-C होता है इसमें कब्ज ज़्यादा होती है, पेट भारीपन रहता है, गैस ज़्यादा होती है। और IBS-D में डायरिया, इसमें बार बार दस्त जाता है, अचानक टॉयलेट लग जाती है आदमी को। और IBS-M में क्या होता है, कभी कब्ज रहती, कभी दस्त आते, कभी कब्ज रहती, कभी दस्त आता है। एक बात और, उपरोक्त लक्षणों के साथ साथ अगर किसी व्यक्ति को ये लक्षण भी हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो उसको IBS मानकर घर पर ना बैठिएगा। नंबर 1, मरीज का वजन तेजी से कम हो रहा हो, खून की उल्टियाँ हो रही हो, खून के दस्त हो रहे हो, रात में उसको सोते सोते अचानक दस्त लगे और उठ करके जाना पड़े, रात में अगर अचानक जाना पड़ रहा है उसे, लगातार बुखार उसको चल रहा हो 3-4 महीने से, या ये बीमारी 50 साल की उम्र के बाद शुरू हो रही है। किसी भी हालत में 50 के बाद नहीं शुरू होती है। 50 के बाद चल सकती है, कंटिन्यू हो सकती है, मगर शुरू नहीं होगी। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से मिल करके उनके अनुसार इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट कराना सुनिश्चित करें। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को करेक्ट करने के लिए आवश्यक है कि हम दवाइयों के साथ साथ अपने डेली रूटीन में भी कुछ चेंज लाएं। क्या करें? समय पर भोजन करें, और भोजन सादा भोजन करें। सादा भोजन से मतलब है कि उसमें चिकना, पूड़ी, पराठा, खटाई, मिठाई, अचार, और साथ साथ में गुस्सा और चिंता, इन चीज़ों को भी अवॉइड करने का प्रयास करें। रोज़ 30 मिनट कम से कम वॉक करें, योगा करें, प्राणायाम करें, नींद पूरी अवश्य करें। नींद अगर पूरी नहीं होगी तो इरिटेशन रहेगा, दिन भर आपको सुस्ती बनी रहेगी और ये परेशानी चलती रहेगी। इस साथ साथ मैं बताऊँ क्या ना करें, नहीं करना है जिसको, बहुत ज़्यादा मसालों का प्रयोग ना करें, जंक फूड का प्रयोग कोशिश करें नहीं करना है। अगर आपको परेशानी चल रही है, देर रात में डिनर ना लें, और रात में या शाम को चाय कॉफ़ी का ज़्यादा प्रयोग ना करें। पेट की आवाज़ सुने दोस्तों, पेट की आवाज़ सुने, खुद को समय दें। ये जीवन खुद के लिए है, क्योंकि जब हम ही बीमार हो जाएंगे तो हम अपने परिवार को कैसे देखेंगे, और परिवार में एक व्यक्ति अगर परेशान होता है तो पूरा परिवार सफर करता है। उसके लिए आवश्यक है प्लीज़ अपनी दिनचर्या में अवश्य परिवर्तन लाएं। मुझे पूरा यकीन ही नहीं, विश्वास है कि अगर आप अपने डेली रूटीन में एक करेक्शन कर लेते जैसा ऊपर बताया गया है, तो आप अपना पूरा जीवन बड़े सुकून के साथ जी सकते हैं, बिना किसी परेशानी के। IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आपके कंट्रोल में रहेगा। तो दोस्तों, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कोई बीमारी नहीं, एक शरीर का एक संदेश है, ये बॉडी की एक मैसेज है, जो मैसेज हमें दे रहा है। थोड़ा रुकने की जरूरत है, थोड़ा समझने की जरूरत है, और खुद को ख्याल रखने की जरूरत है। अपनी बॉडी के लिए थोड़ा समय देने की आवश्यकता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, समाज के लिए उपयोगी लगा हो, तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।